नमस्कार। क्लास 12 हिंदी गद्य खंड। अभी हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज चौथा पाठ है पहलवान की ढोलक, जिसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल की है। कई जो कहानियां उन्होंने प्रमुख कहानियां लिखी हैं, उनमें से एक पहलवान की ढोलक भी है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को, अपने गांव को, अपने अंचल उस क्षेत्र को और संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है कि मानो हर एक पात्र इस कहानी का हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा है। समझो, वास्तविक जीवन जी रहा है वो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से एक है। कुछ प्रमुख कथाकार ही इनकी श्रेणी में आते हैं, इन जैसे, जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। गद्य में भी संगीत को पैदा कर दिया। अन्यथा ढोलक की, इसमें ढोलक का वर्णन आएगा, ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। एक राजा साहब का वर्णन आएगा इस कहानी में। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर के जम जाना। राजा साहब जब गुजर जाएंगे, उसके बाद उनका बेटा राजपाट संभालेगा। सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक भी ये कहानी बनी है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। भारत पर इंडिया छा गई, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती? जो पहलवानी का शौक रखते हैं, उनका पालन पोषण नए राजा कैसे करते? फिर भी जो वो लुट्टन पहलवान जिसका वर्णन इस कहानी में आएगा, वो पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, जिंदा रखता है, बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव को सांस से लड़ने की, मौत से लड़ने की उनमें संजीवनी भरता है, ताकत भर देता है। तो ऐसा कुछ सामंजस्य इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिठाया है, जिसको आप सुनिए। ये एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी है। उस समय का वर्णन इसमें किया जा रहा जब खूब कड़ाके की सर्दी पड़ती है। सुनना ध्यान से। जाड़े के दिन थे, सर्दियों का मौसम था। अमावस्या की रात, ठंडी और काली अमावस की रात थी, जब न सूरज उदित है, न चंद्रमा है, रात्रि में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कालीमा युक्त रात है वो अमावस्या की रात। सर्दी का मौसम था, तो ठंडी रात थी, बहुत सर्दी थी और पूरी रात काली, बिल्कुल कालीमा से युक्त थी। और ऐसे कुसमय में, ऐसे बुरे समय में मलेरिया, उस समय महामारियां बहुत फैलती थी। मलेरिया उस गांव में, जिस गांव में ये लुट्टन पहलवान रहता था, मलेरिया फैला था। और हैजे से पीड़ित गांव, मलेरिया से और हैजा से पीड़ित थे बहुत सारे लोग। भयार्त शिशु की तरह, डरे हुए बच्चों की तरह थर थर कांप रहे थे, सभी कांप रहे थे। यानी कि ऐसी निस्तब्ध काली रात, अमावस्या की रात, बिल्कुल काला वातावरण, उसमें मलेरिया और हैजा से सभी लोग पीड़ित थे, पूरे गांव के लोग। पुरानी और उजड़ी, ऐसे बुरे समय में भी पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। चारों तरफ ऐसी आधी रात में सन्नाटा बिखर जाता था, पसर जाता था। तो सन्नाटे का साम्राज्य था, बिल्कुल अंधेरा और निस्तब्धता। चारों तरफ अंधेरे से युक्त था वातावरण और निस्तब्धता, बिल्कुल शांत थे। डरे हुए से लोग, सहमे से लोग उस गांव में रह रहे थे। अंधेरी रात, चुपचाप आंसू बहा रही थी। रात अंधेरी थी, अमावस्या थी, और सभी घरों में कोई ना कोई रो रहा था, किसी न किसी को कष्ट था।
हैजा से, मलेरिया से रोज प्रतिदिन कोई ना कोई किसी न किसी घर से मरता था उस गांव में। तो सभी लोग रोते थे एक दूसरे की पीड़ा में। तो ऐसी निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। ये निस्तब्धता, ये शांत वातावरण उनकी करुणा को, लोग बागों की करुणा को, उनकी सिसकियों को, उनकी आहों को, उनके दर्द को, उनकी परेशानी को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा वो रात कर रही थी। ऐसी कुसुमय अगर उस समय आसमान में देखा जाए, रात तो काली थी, आकाश में तारे चमक रहे थे। तारे आकाश में झुरमुट से दिखाई दे रहे थे, चमकते हुए थोड़े थोड़े से, लेकिन उनका प्रकाश धरती तक कहां आ पाता है। तारे सिर्फ चमकते हुए आकाश में दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी पर कहीं भी प्रकाश का नाम नहीं था, यानी कि धरती से इतने दूर है तारे कि उनका प्रकाश धरती तक संभव नहीं है आना। तो उनका बिल्कुल भी प्रकाश धरती पर नहीं आ पा रहा था, चंद्रमा था नहीं। आकाश से टूटकर अगर इस हमारे गांव में थोड़ा प्रकाश फैलाने के लिए अगर कोई तारा आसमान से टूटकर, यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता कि चलो हम यहाँ प्रकाश दे दें, अगर कोई सोच भी ले ऐसा तारा, तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, रास्ते में ही शेष हो जाती। यानी कि यहाँ का वातावरण देख करके उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती, वो भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अन्य तारे उसकी भावुकता, कोई अगर तारा ऐसा करता कि हम चलो यहाँ पर प्रकाश बिखेर दें, तो और तारे उस पर हंस दें, ऐसा वातावरण उस गांव का बना हुआ था। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। यानी कि रात में एक दूसरे के घर भी जाने की लोग बागों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ऐसा बुरा समय उस गांव में आ गया था। ऐसी डरावनी रात में, ऐसी बुरी कालिमा युक्त रात में, जबकि चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे गांव में घुसे घुसे अपने घरों में, झोपड़ियों में रो रहे हैं, तब भी उनकी माताएं उनको चुप करा रही। तो ऐसी बुरी रात्रि में जब चारों तरफ निस्तब्ध वातावरण है, सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। जब कोई आवाज रात्रि में नहीं सुनाई देती थी, कभी कभी जो सियार आसपास गांव में रहते थे जंगलों की तरफ, उनकी आवाजें और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी कान तक आ जाती थी, जो उस शांत वातावरण को थोड़े समय के लिए भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से, गांव था, कच्चे मकान थे, अधिकांशतः झोपड़ियां थी, तो गांव की झोपड़ियों से कराहने, कोई कराह रहा है अपनी पीड़ा से, कष्ट से, हैजा मलेरिया से, और कह करने की आवाज, कभी किसी को उल्टियां हो रही हैं तो कह करने की आवाज, कभी कभी किसी झोपड़ी से हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ जाती थी कान पर। बस ये दुखमय वातावरण में ऐसे दुख भरे शब्द लोग बागों के कानों तक श्रवण होते थे, सुनाई देते थे। बच्चे भी ऐसी रात्रि में, बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से अपने कमजोर सूखे हुए गले से मामा पुकार कर रो पड़ते थे। यानी कि इतने कमजोर बच्चे हो गए थे गांव के कि माँ कहना चाहते हैं, फिर भी पूरा शब्द माँ का बच्चे के मुख से नहीं निकल रहा था और वो रो पड़ते थे बच्चे। उनके कभी कभी कानों तक शब्द सुनाई दे जाते थे बच्चों के। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में, रात्रि की शांति में, रात्रि के शांत वातावरण में कोई विशेष बाधा नहीं पहुंचती थी। चारों तरफ सन्नाटा सा ही पसरा सा दिखाई देता था, सुनाई देता था। अच्छा, जानते हो जो कुत्ता होता है एक जानवर, कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि पाई जाती है। ईश्वर ने सभी जीवों पर कोई ना कोई विशेषता दी है, तो जो कुत्ता होता है उसमें परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि भगवान ने दी है उसको। वे दिन भर, उस गांव के कुत्ते क्या करते थे, वे दिन भर राख के घूरों पर ठठरी की तरह सिकुड़ करके बैठ जाते थे। दिन भर राख के, जैसे कूड़ा खाने होते हैं शहरों में, कूड़ा खानों पर, यानी कि राख के घूरों पर जहां राख आग डालती हैं स्त्रियां खाना बना करके जो बची हुई, तो उन घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ करके बिल्कुल अपना शरीर चिपटा करके मन मार कर पड़े रहते थे दिन में। वो भी समझते थे कि हमारा गांव कष्ट से गुजर रहा है, इसमें पीड़ा है इस गांव में। और संध्या जब शाम होती थी थोड़ा थोड़ा, और या गंभीर रात्रि को जब शाम का समय हो जाता था, अंधेरा होने वाला होता या आधी रात हो जाती, तो सब गांव के कुत्ते एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और वो मिलकर के रोते थे, मिलकर के अपनी आवाज लगाते थे। तो मिलकर के सभी बच्चे, वो सभी कुत्ते रोया करते थे। तो ऐसी कुसुमय रात्रि में, ऐसे बुरे समय की रात्रि में
रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती, कठिनाइयों से गुजरती रहती रात। उनकी सारी भीषणताओं को, ऐसे दुख भरे समय को, ऐसे बुरे समय को, ऐसी भीषणता को ताल ठोंक कर, अब जिसका वर्णन आया, जो टाइटल लिया गया, शीर्षक लिया गया, पहलवान की ढोलक, ऐसे बुरी रात्रि में भी वो जो पहलवान था, लुट्टन सिंह पहलवान, ताल ठोंक करके ललकारती रहती थी उसकी ढोलक। ताल ठोंकता दिखाई सुनाई देता कभी, और कभी उसकी ढोलक की थाप बड़ी तेज उस रात्रि में बजने लगती। सिर्फ पहलवान की ढोलक लोग बागों के कानों तक सुनाई देती थी। ऐसे शांत वातावरण में वो रात्रि को ढोलक बजाया करता था। संध्या से लेकर, शाम से लेकर के संध्या, यानी कि रात्रि और शाम का मिलने का समय, शाम समाप्त हो रही और रात्रि शुरू हो रही, इनके मिलने का समय होता है संध्या काल। अच्छा, तो संध्या से लेकर प्रातः काल तक, सुबह सूर्योदय के पहले तक एक ही गति से उसकी ढोलक बजा करती थी। वो रात्रि भर ढोलक बजाता था। उसके शब्द भी सिर्फ वही जानता था, वो संगीत का शौकीन था। उसको उसके शब्द, स्वर था, उसको जानकारी थी पहलवान को, तो वो बजाया करता था अपनी ढोलक में। था क्या बजाता था? चट धा गिड़ धा, ये ढोलक के शब्द हैं। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा शब्द बजते, जो संगीत के अगर कोई जानकार होंगे तो वो जानेंगे कि हाँ, ये संगीत का स्वर बजा रहा है, ये स्वर है संगीत के, चट धा गड़ धा, चट धा गिड़ धा। और वो क्या सोचता था, बजा तो ये स्वर रहा, लेकिन मुझे समझना क्या है। वो पहलवान था, अपनी पहलवानी के तौर पर ही उसको समझता था कि मैं क्या बजा रहा। लोग बाग समझते थे कि ये ताल ये बजा रहा है, चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा। यानी पहलवान क्या समझता था चटधा गिड़धा को? आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, यानी कि पहलवान के सुनने के शब्द। संगीत वाले कुछ अलग समझ रहे, लेकिन पहलवान कह रहे कि मैं ये नहीं बजा रहा, मैं तो ये बजा रहा। आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में उसी रात्रि का वर्णन है, बीच बीच में अपनी थाप बदल देता, दूसरा स्वर निकालने लगता उस ढोलक से। क्या निकालता? चटाक चढ़धा, चटाक चढ़धा। तो लोग बाग चटाक चढ़धा समझते, ढोलक का स्वर समझते, लेकिन पहलवान कह रहा नहीं, पता है मैं क्या बजा रहा हूं। पहलवान की समझ में ये आता था, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, ऐसे शब्द वो समझता था, उठाकर पटक दे। यही आवाज जो रात्रि में वो ढोलक बजाया करता था पहलवान, ऐसे बुरे समय में जब लोग बाग किसी न किसी दिन रोज किसी न किसी घर से मौत होती थी उस गांव में, तो ऐसे बुरे समय में मलेरिया से, हैजा से लोग बाग पीड़ित हैं, कराहने की, रोने की आवाज आती है। अच्छा, तो ऐसी बुरी रात्रि में जब सभी बेबस हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो यही आवाज, इस ढोलक की आवाज उस मृत गांव में, मरते हुए उस गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। लोग बागों के हृदय में थोड़ी आशा भरती थी, धैर्य को धारण करने की उनमें शक्ति देती थी। तो ये ढोलक की आवाज मृत गांव में, मरे हुए उस गांव में संजीवनी शक्ति पैदा करती थी। लोग बागों को ढोलक की ताल सुनना अच्छा लगता था ऐसे बुरे वक्त में। अच्छा, जिस पहलवान का नाम आया कि जो रात्रि में ढोलक बजाया करता था, उसका नाम था लुट्टन सिंह पहलवान। लुट्टन सिंह पहलवान की ये कहानी है, सुनना आप ध्यान से बिल्कुल। यूं तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, यानी कि संपूर्ण भारत के लोग उसको जानते हैं, लुट्टन पहलवान को। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। उसकी सीमा एक जिले के, बस जिले भर में उसका दायरा था। जिले भर में वो जाता था घूमने, पहलवानी लड़ने, कुश्ती लड़ने, दंगल में पहुंचता था। लेकिन वो कहता था कि अगर मैं कहीं भी पहुंच जाऊं संपूर्ण भारत में, तो मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इतनी उसके अंदर क्षमता थी, इतना आत्मविश्वास उसके अंदर था लुट्टन पहलवान के। तो जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। अब लेखक फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं कि वो लुट्टन पहलवान तो कहता था कि संपूर्ण भारत के लोग जानते हैं मुझे, लेकिन रेणु साहब का मानना है कि मुझे ये तो पता नहीं कि उसको पूरे भारत के लोग जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन हाँ, जिस जिले में जिस गांव में वो निवासी है, वो जिस जिले में आता है, उस जिले के संपूर्ण व्यक्ति जरूर उसके नाम से परिचित हैं। लुट्टन पहलवान को उस जिले के लोग अवश्य जानते हैं। अब इसका थोड़ी कथानक सुन लीजिए, इसका वर्णन, जीवन काल कैसा गुजरा प्रारंभिक। लुट्टन के माता पिता, अच्छा, लुट्टन जो पहलवान बन गया आगे चल करके, इसके जो माता पिता थे उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। जब लुट्टन की उम्र 9 वर्ष की हुई, 8-9 साल का ये बच्चा था, जब छोटा ही था, इसके माता पिता किसी हादसे के द्वारा गुजर गए थे। यानी कि 8-9 वर्ष की अवस्था में इसके दोनों माता पिता छोड़ करके इसको चले गए, अनाथ हो गया ये बच्चा।
और जानते हैं कि पहले के समय में शादियां जल्दी हो जाती थी, शादियां जल्दी हो जाती हैं। कभी कभी तो घर में बच्चा है वहां भी मेल मिलाप की, इसकी लड़की हुई इसका लड़का हुआ तो आपस में संबंध हो जाएगा। तो बहुत ही कम उम्र में, जैसे भक्तिन में आपने पाठ में सुना था कि 5 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी कर दी थी, 9 वर्ष में उसका गौना कर दिया। तो जब माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में इसको छोड़ करके गुजर गए तो क्या हुआ, सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। शादी इस बच्चे की यानी कि लुट्टन पहलवान की हो गई थी, कम उम्र में ही इसकी शादी हो गई थी। अच्छा, शादी हो गई थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। अगर शादी ना होती, संसार में इसकी देखरेख करने वाला कोई दूसरा इंसान ना होता तो शायद ये भी अपने माता पिता के जैसे छोड़ करके चला जाता, ये भी दुनिया को, माता पिता के पास मर जाता, कोई हादसा हो जाता, कुछ कर लेता, कुछ भी। लेकिन सौभाग्यवश उसकी लुट्टन की माता पिता के गुजरने के पहले ही शादी हो चुकी थी, तो उसकी पत्नी बन आ गई थी। अच्छा, तो एक संबंध के लिए उसका ससुराल पक्ष भी उसके पक्ष में आ गया, तो उसकी शादी हो गई थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने, जब उसके माता पिता लुट्टन के गुजर गए तो उसकी जो सास थी वो भी विधवा हो चुकी थी, उसका भी पति गुजर गया था। तो विधवा सास ने पाल पोष करके उसको बड़ा किया, उसकी बेटी भी छोटी, उसका दामाद भी 9 साल का। तो सास ने ही दोनों का, अपनी बेटी को अपने दामाद का पालन पोषण किया। बचपन में जब छोटा ही था, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, वह गाय चराया करता, गाय चराया करता था। अच्छा, धारोष्ण दूध पीता। अब अपन लोग तो उबाल करके दूध आकर के घर में उबालते हैं फिर पीते हैं, धारोष्ण जैसे दूध को लाए तुरंत वैसी कच्चा दूध धार से ही गाय का दूध पी जाता था। तो धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था, कसरत किया जाता था, इससे कराई जाती थी, उसकी सास इससे कसरत करवाती थी। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। अब गांव के जिस गांव में उसकी सास निवास करती थी वो गांव के लोग उसको तकलीफ देते थे, परेशान करते, इसका आदमी मर गया, इसके और बाल बच्चे हैं नहीं, सिर्फ ये लड़की और ये छोटा सा दामाद है, इसको परेशान करें जिससे इसकी सारी जमीन जायदाद सब कुछ अब हमारा हो जाए। तो सताया करते थे उसकी सास को लोग। तो लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए हुई थी। अब सोचा था कि मैं तो अभी छोटा हूं, अगर बिल्कुल ऐसी कमजोर बना रहा तो हमारे माता पिता तो चले गए, हमारी सास को भी यहाँ के लोग, समाज के लोग दबा लेंगे और ये सब छीन लेंगे। तो क्या किया, लोगों से बदला लेने की भावना के साथ, लोगों से बदला हम कैसे लें, इसलिए उसने पहलवानी का रुख अपनाया, पहलवानी की तरफ अग्रसर हुआ। तो वो सोचता था कि मेरा शरीर बिल्कुल पहलवानों जैसा हिष्ट पुष्ट हो जाए, जिससे मेरे शरीर को देख करके लोग डरने लगे। तो लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत से लगातार वो कसरत किया करता। तो रोजाना कसरत करने से जब वो किशोरावस्था में पहुंचा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब उसने प्रवेश किया तो उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया कसरत ने, व्यायाम ने, यानी कि उसका शरीर बहुत अच्छा देखने में लगने लगा। और जब जवानी में कदम रखा उसने, जब युवावस्था होगी, आयु उसकी, युवक बना, जवानी में कदम रखते ही वह गांव में खूब अच्छा लंबा चौड़ा उसका शरीर बन गया, मांसल बन गया। तो वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। गांव के लोग उसके शरीर को देख करके ही कहते, हाँ हमारे गांव का सच्चा पहलवान यही है, इस जैसा शरीर, इस जैसा हिष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा व्यक्ति हमारे गांव में नहीं है। तो अच्छा पहलवान समझने लगे लोग बाग उसको। अब लोग जो पहले डराया करते थे, बचपन में उसकी सास को परेशान करते थे, अब लोग उससे डरने लगे। और वह दोनों हाथों को, अब उसने कहा कि मैं पहलवान तो बन ही गया, पहलवान लोग कहने लगे मुझे, तो पहलवानों की तरह मुझे क्रियाकलाप भी करने हैं। तो उसकी चाल भी पहलवानों की तरह हो गई। क्या करता था, जब वो चलता था, रास्ते से गुजरता था, तो दोनों हाथों को दोनों ओर, यानी कि 45 डिग्री का जैसे कोण बनता है, 45 डिग्री का एंगल, तो 45 अंश का जैसे कोण होता है, तो वैसे 45 डिग्री पर अपने हाथों को फैला करके पहलवानों की भांति वो रास्ते से चला करता था, रास्ते से गुजरा करता था। अच्छा, वह कुश्ती भी लड़ता था, कुश्ती भी लड़ना उसने शुरू कर दिया। यानी कि उस गांव का, जिस गांव में निवास करता था, अच्छा पहलवान ये घोषित हो गया। अच्छा, एक दूसरा कथानक यहां से शुरू होता है, उसके जो जीवन को बदलेगा। एक बार की बात है, एक समय की बात, वह दंगल देखने श्यामनगर मेला, अच्छा रहता था ये गांव में, गांव के पास में एक छोटा सा कस्बा था, नगर टाइप का था छोटा सा, जिसको श्यामनगर कहते थे। श्यामनगर से लगा हुआ इनका गांव था, जिस गांव में ये लुट्टन पहलवान रहता था। तो प्रतिवर्ष
मेला लगा करता था श्यामनगर में। तो वह एक बार दंगल देखने की मेला भी घुमाएंगे और मेला में अच्छे अच्छे पहलवान दूर दराज से आते हैं, उन पहलवानों के दंगल की कुश्ती भी देखाएंगे। तो दंगल देखने के लिए श्यामनगर मेला में वो गया, लुट्टन। अच्छा, तो जहां दंगल हो रहा था वहां वो पहुंच गया, बैठ गया, देखने लगा पहलवान कैसे लड़ रहे हैं। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर जब देखा कि पहलवान आपस में भिड़ रहे, लड़ रहे हैं, तो उनकी कुश्ती को देख करके, उनके दांव पेंच को देख करके उससे रहा नहीं गया। अब वो भी पहलवान बन चुका था, तो वो सोचता था कि मुझे भी काश इनके साथ लड़ने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो उससे रहा नहीं गया अब लुट्टन पहलवान से। जवानी की मस्ती थी, जवान था, युवावस्था थी उसकी। और जब पहलवान लड़ रहे थे वहां पर, तो वहां ढोलक भी बजाई जाती है, ढोलक के स्वर के साथ वो लोग लड़ते हैं। तो ढोल की ललकारती आवाज ने पहलवानों की कुश्ती को देख करके, ढोलक बजती हुई ढोलक के स्वरों को देख सुन करके, जब स्वर उनके कान में सुनाई दिए तो उसकी नसों में, उसकी आवाज से, ढोलक की आवाज से उसकी नसों में बिजली उत्पन्न हो गई, एकदम स्फूर्ति सी आ गई। अब उससे रहा नहीं गया कि मुझे तो लड़ना है, अब मुझे लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उसने बिना कुछ सोचे समझे एक उस अखाड़े में, एक उस दंगल में, एक अखाड़े में जो अखाड़ा बना हुआ था उसमें एक नामी पहलवान आया था। कुछ सोचे समझे दंगल में उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। उस शेर के बच्चे ने संपूर्ण भारतवर्ष के नामी पहलवानों को परास्त कर दिया था। सभी पहलवानों को वो परास्त कर चुका था भारतवर्ष के, इसलिए शेर के बच्चे का टाइटल उसको दे दिया गया, शेर का बच्चा है, ये शेर का बच्चा है। तो वो भी उस मेले में आया था दंगल में लड़ने के लिए। तो जितने पहलवान दंगल में आए थे, उस शेर के बच्चे ने सभी पहलवानों को परास्त कर दिया था। और अकेला अपनी भुजाओं को फैला करके वो शेर का बच्चा दंगल में घूम रहा था, अखाड़े में चारों तरफ घूम रहा था। और कोई इस गांव में लड़ने वाला है, और कोई श्यामनगर में है कोई पहलवान जो मेरा मुकाबला कर सके। तो उसकी ललकारती हुई आवाज को सुन करके, पहलवानों की कुश्ती को देख करके, ढोल की थाप को देख करके अब उस लुट्टन पहलवान से रहा नहीं गया। उसकी नसों में स्फूर्ति आ गई और उसको चुनौती दे डाली शेर के बच्चे को। शेर के बच्चे का असली में नाम था चांद सिंह। शेर के बच्चे का असली वास्तविक नाम चांद सिंह था। जैसे बताया कि शेर के बच्चे का उसको टाइटल मिल गया था, टाइटल दिया गया था, क्योंकि उसने सभी को परास्त कर दिया था। उसका वास्तविक नाम चांद सिंह था। और उस श्यामनगर के मेले में, उस अखाड़े में, उस दंगल में वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ आया हुआ था। यानी कि चांद सिंह के गुरु भी आए थे मेले में से, श्यामनगर में, जिनका नाम था बादल सिंह, उनके साथ आया था। पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। वो पूरे भारत में लड़ाई करने, कुश्ती करने के लिए जाया करता था, लेकिन श्यामनगर में पहली बार उस मेले में, अखाड़े में वो आया था। कौन? चांद सिंह, यानी कि वो शेर का बच्चा जिसको टाइटल मिल गया वो। तो पहली बार श्यामनगर में आया हुआ था। कोई भी अगर उसको देखे तो देखने से वो कैसा प्रतीत होता था? सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी उसकी, बहुत सुंदर था। 3 दिनों में ही पंजाबी, अच्छा उस अखाड़े में लड़ने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए थे, कुछ पंजाबी लोग ही लड़ने के लिए आए थे। तो 3 दिन तक अखाड़ा जो चला, 3 दिन में उसने पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़ दिया था। जितने लोग आए थे सबको उसने परास्त कर दिया था उस अखाड़े में। और शेर के बच्चे का टाइटल उसने प्राप्त कर लिया था। तो शेर का बच्चा उसे लोग कहते थे, इसलिए वह दंगल में, मैदान में, दंगल का जो मैदान था उस श्यामनगर में, लंगोट लगाकर एक अजीब किरकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया उछलता कूदता था दंगल में, अखाड़े में। यानी कि हुंकार भरता था, जैसे शेर दहाड़ता है, शेर जैसी दहाड़ भी वो शेर का बच्चा लगाया करता था। वो उछल कूद करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की, अब देसी नौजवान, जिस गांव में, जिस शहर में ये अखाड़ा आयोजित किया गया, दंगल आयोजित किया गया, उसके देशी पहलवान, उस शहर के पहलवान उसकी सकली सूरत देख करके, उसके शरीर को देख करके ही उससे लड़ने की कल्पना से घबराते थे। यानी कोई भी प्रयास नहीं करता था कि इससे हम लड़ें। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने वाला कि शेर का बच्चा जो टाइटल इसको मिला है वास्तविक में सच है, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता, तो इसने सबको परास्त कर दिया। सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था, बीच बीच में वो दहाड़ता भी था। अब श्यामनगर के दंगल, श्यामनगर का जो दंगल आयोजित था, और शिकार प्रिय, अच्छा श्यामनगर के राजा भी थे जिन्होंने अपने नाम पर ही
उस नगर का नाम श्याम नगर घोषित कर दिया था। यानी कि श्याम सिंह, उनका नाम था श्याम सिंह, जिन राजा ने श्याम नगर बसाया। तो श्याम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा, बूढ़े हो गए थे, वृद्धावस्था उस राजा की आ गई थी, उसे अपने दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि हाँ ऐसा पहलवान, इस शेर के बच्चे जैसा पहलवान, इस चांद सिंह जैसा पहलवान हमारे नगर में होना चाहिए, जिससे हमारे नगर का नाम रोशन हो सके। कोई इसको परास्त नहीं कर पाएगा तो हमारा नाम ये ऊंचा करेगा। तो वो सोच रहे थे कि इसको हम अपने यहाँ पर राज्य में रख लें। कि लुट्टन ने, जब वो सोच ही रहे थे, विचार कर रहे थे बैठे बैठे दंगल को देखते हुए, तो लुट्टन ने, उसी गांव के छोटे से उस लड़के ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। क्या समझते हो, तुमसे लड़ने वाला कोई नहीं, अगर तुम वास्तविक शेर के बच्चे हो तो मुझे परास्त करके दिखाओ। अब कहा वो छोटा सा बच्चा लुट्टन पहलवान, और वो कहा नामी पहलवान जिसने संपूर्ण भारत के पहलवानों को परास्त कर दिया था। तो सम्मान प्राप्त चांद सिंह, जहां से उसने ललकारा चांद सिंह को, यानी कि शेर के बच्चे को, तो पहले तो उसकी चुनौती सुन करके वो सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, हंसने लगा, उसे हंसी आ गई, ये हमसे होड़ लगाएगा, ये हमसे स्पर्धा करेगा। फिर बाज की तरह उस पर, वो अखाड़े में पहुंच गया था लुट्टन, वो बाज की तरह उस पर टूट पड़ता है। अब इन दोनों में, लुट्टन सिंह पहलवान में और उस शेर के बच्चे में कैसी लड़ाई होती है, कौन जीतता है, आगे का हश्र क्या होता है, आगे की कहानी कैसी होती है, फणीश्वर नाथ जी ने क्या लिखा है, इसको आगे के वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।